आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज 10 दिसंबर है। वादे के मुताबिक हम कविता का पक्ष की दूसरी कड़ी के साथ प्रस्तुत हैं। यह रविवार्ता की ओर से एक पाक्षिक कॉलम है। मित्रों, हम लोग वर्तमान वर्ष 2023 के अंतिम महीने में हैं। यह वर्ष हमसे सरक रहा है, हमारे पार्श्व से सरकता चला जा रहा है। खट्टी मीठी कई घटनाओं का यह साक्षी रहा, हमें भी साक्षी बनाता रहा। हिंसा प्रतिहिंसा की दुखद घटनाओं से यह साल भी चोटिल रहा। युद्ध हुए और हो रहे हैं। समय की उठापटक में राजनीतिक और आर्थिक सरगर्मियों से हम दो चार होते रहे। अच्छे बुरे उनके परिणामों से प्रभावित होते रहे। नागरिकों को कठपुतलियों की तरह नचाने के प्रयास भी कुछ कम न हुए। सत्तासीन यह भूल जाते हैं कि लोग कठपुतली नहीं होते। उनके पास एक कंठ होता है। मगर असीमित मद में आकंठ डूबे सत्तासीन बहुसंख्यक लोगों की आवाज को दबाए रखना चाहते हैं। कभी नस्ल, धर्म और जाति के नाम पर बरगलाकर, कभी किसी तरह के लालच देकर, कभी डराकर, तो कभी एक दूसरे से भिड़ाकर। ऐसे प्रयासों में आम जन की भावना से खिलवाड़ ही नजर आते हैं। समाज तब स्वाभाविक रूप से चहक नहीं पाता। मानवता प्रकृति के साथ कदम ताल करती हुई अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाती। बहुसंख्यकों की, पीड़ितों की आवाज कमजोर होने लगती है। हाशिए पर पहुंचे या पहुंचाए गए लोग बुदबुदाने लगते हैं। साहित्य उस बुदबुदाहट को भी दर्ज करता है। मुखरता की ओर बढ़ना मुखरता की ओर बढ़ना चाहती वाणी की वाहक बनती है ऐसे में कविता। मित्रों, कविता का पक्ष की इस दूसरी कड़ी में आज अशोक वाजपेयी जी, कवि और गद्यकार अशोक वाजपेयी जी, समय और कविता के अंतर संबंधों पर बातचीत करेंगे, हमसे संवाद करेंगे। रोशनी और अंधेरे को, इन दोनों को कविता किस तरह बरतती है, इसको भी लेकर वे अपनी बात रखेंगे। मगर उन्हें सुनने से पूर्व हम एक वीडियो संदेश सुनते चलते हैं। हमने पहली ही कड़ी में यह अनुरोध किया था
कि हम इन कड़ियों पर, इन वक्तव्यों पर आने वाली प्रतिक्रियाओं को यहां जगह देंगे। यह अनुरोध एक अस्थायी अनुरोध है। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएंगे, यह हमारे लिए सुखद होगा। कविता का पक्ष का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर भी कुछ एक प्रतिक्रियाएं आई हैं। कार्यक्रम के अंत में हम उसे भी रखेंगे। फिलहाल हम एक वीडियो संदेश यहां पर रखते हैं, उसे सुनते चलते हैं। कवि और अनुवादक रत्नेश मिश्र जी का यह नमस्कार मित्रों, आप सबका प्रिय मंच रवि वार्ता लेकर आ रहा है कविता का पक्ष। कवि, लेखक और समीक्षक अर्पण कुमार फिर से एक और मुहिम पर हैं। दोस्तों, कविता के बारे में आज से पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत तरीकों से कहा जा चुका है। मेरी दृष्टि में भारतीय वाङ्मय के महानतम कवियों में से एक भवभूति ने स्वयं को वश्यवाक कहा है। वश्यवाक अर्थात आप इसे सादी जबान में कहें तो वाणी या शब्द पर विलक्षण नियंत्रण रखने वाला। यह विलक्षण नियंत्रण उसे अपने अतीत से सीखने को, वर्तमान के प्रति सन्नद्ध और सचेष्ट बने रहने को और तदनुरूप भविष्य का मार्ग निर्देश करने के लिए प्रेरित करता है। तो बहरहाल देखते हैं अर्पण कुमार के इस नए पिटारे कविता का पक्ष में क्या नया है। अर्पण कुमार कविता के किस नए पक्ष पर बहस का मोर्चा खोलना चाहते हैं। उन्होंने इस नई मुहिम से पहले इसकी संभावनाओं और चुनौतियों को समझने के लिए एक ऐसे कवि व्यक्तित्व को चुना है जिन्हें आप हम सब हिंदी साहित्य के एक विरल प्रतिभा वाले कवि के रूप में जानते हैं। एक वाक्य में कहना हो तो यही कहना चाहिए कि उन्हें कवि कर्म के लिए स्वयं कविता ने चुना है। अशोक वाजपेयी जी के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम सब उन्हें पढ़ते, सुनते और गुनते आए हैं। इस पूरे उपक्रम की पूर्व पीठिका रखते हुए उन्होंने कविता के सार्वकालिक सरोकारों की बात तो की ही है, लेकिन उनकी चिंता हमारे समाज के मौजूदा परिदृश्य में कविता के समक्ष पेश आ रही कुछ अतिरिक्त और नई तरह की चुनौतियां भी हैं। अशोक वाजपेयी जी ने निश्चय ही अपने प्रगल्भ और युगदर्शी कवित्व से संपन्न दृष्टि के मार्फत राजनीति, धर्म और मीडिया आदि मोर्चों पर कविता का पक्ष क्या हो, इस विषय पर होने वाली सघन बौद्धिक चर्चा वाले एक लंबे एजेंडे की ओर संकेत करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो के माध्यम से रविवार्ता के इस YouTube चैनल तक पहुँचे हैं, उन सब के लिए रविवार्ता की यह नई श्रृंखला कविता का पक्ष आ रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है कि आप अशोक वाजपेयी जी का वह विचारोत्तेजक उद्बोधन जरूर सुने, जिसमें कविता का पक्ष का पूरा एजेंडा, पूरा खाका आपके सामने रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया रत्नेश जी, हमारे साथ अपनी यह प्रतिक्रिया शेयर करने के लिए। मित्रों, तो आइए सीधे हम अशोक वाजपेयी जी के पास चलते हैं कि वे किस तरह सच्चाई, समय, रोशनी, अंधेरे के बीच कविता के कर्तव्य को, कविता की भूमिका को, कविता की उपादेयता को उठाते हैं।
इस क्रम में उन्हें गालिब याद आते हैं, उनसे भी पहले कबीर याद आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे, मृत्युंजय उपाध्याय, नागार्जुन, कई कवियों की इस वक्तव्य में चर्चा होती है। वे सच्चाई और कविता को जोड़ते हुए कई कई कोणों से विचार करते हैं और इस क्रम में जिन कवियों की यहाँ पर अभी मैंने बात की, उन कवियों की रचनाओं को भी लेते चलते हैं। संदर्भानुसार वे पंक्तियां भी उद्धृत होती हैं। तो आइए सीधे हम अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं। उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं और यह जो हमने रविवार्ता की ओर से जो आज के इस कार्यक्रम के लिए पोस्टर बनाया था, वह आप देख रहे हैं। किस तरह अशोक जी यह बात रख रहे हैं कि कविता अंधेरे को भूलकर करेंगे कविता और कविता अंधेरे को भूलकर उसे बरकाकर रोशनी नहीं देती, वह अंधेरे में धंसकर रोशनी की दरार खोजती है। ऐसी और कई पंक्तियां, ऐसे और कई महत्वपूर्ण विचार हम आज के इस वक्तव्य में उनसे सुनेंगे। तो आइए हम उनका स्वागत कविता का काम जी इस नमस्कार। सच्चाई के नजदीक जाना, और कविता का काम इस सच्चाई के नजदीक, और ये सही है कि कविता के बाहर बहुत कुछ होता है। सारा वस्तु, जगत, चीजें, प्रकृति, मनुष्य, दूसरे लोग और प्राणी, पशु पक्षी, मेज कुर्सी, पलंग, मकान, खिड़कियां, दरवाजे, पुस्तकें, संस्थाएं, समाज, विचार, ज्ञान, विज्ञान, ये सब कविता के बाहर होते हैं और यही सब मिलकर सच्चाई बनाते हैं। और कविता इस सब से या इसके किसी हिस्से से प्रतिकृत हो, ये स्वाभाविक, लगभग अनिवार्य है। तो सच्चाई का कौन सा हिस्सा या पक्ष कवि चुनेगा, ये उसकी अपनी रुचि पर, दृष्टि पर निर्भर करता है, उस परंपरा पर भी निर्भर करता है जिसमें कोई कवि लिखता है। और हर संस्कृति में सच्चाई को लेकर कुछ अवधारणाएं होती हैं। संपूर्णता या समग्रता का दावा या आग्रह करते हुए भी ये अवधारणाएं समूची सच्चाई को नहीं समा पाती। वे कुछ चुनती हैं, कुछ छोड़ देती हैं। संस्कृतियों के बीच समानताएं होती हैं और भेद भी होते हैं। किसी संस्कृति में जो सुंदर लगता है, हो सकता है किसी दूसरी संस्कृति में वो सुंदर न माना जाए। भोजन, वेशभूषा, गंध, रोजमर्रा की आदतें, रीति रिवाजों में फर्क हम जानते ही हैं। कवि के लिए भी सच्चाई इस अर्थ में संस्कृति सीमित होती है। सच्चाई को संबोधित करने, उसे समझने, बरतने, उसमें हिस्सा लेने आदि के जो मुख्य माध्यम होते हैं, उनमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि कविता का भी मूल निर्णायक उपकरण है। भाषा सच्चाई से अलग नहीं होती, पर संस्कृति की ही तरह उसमें कुछ वर्जनाएं भी होती हैं। नैतिकता, अश्लीलता आदि को
लेकर, ज्ञान को लेकर भी, क्या ज्ञात है, क्या ज्ञेय है, क्या अज्ञेय है, इस बारे में भी भाषाओं में अपने अपने पूर्वग्रह होते हैं। दूसरे, भाषा सिर्फ सच्चाई में रहती रमती भर नहीं है, वो सच्चाई को रचती भी है। यह रचना एक तरह से भाषा का काव्य संस्कार है, यानी रचना भाषा का काव्य संस्कार। अब ये भी देखना चाहिए कि अधिकांश भाषाओं में सृजन पहले पहल कविता में ही हुआ। आप याद करें, हमारे सबसे आदि धार्मिक ग्रंथ, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, ये सब कविता में लिखे गए। और यही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारा ज्ञान, गणित, ज्योतिष, कामशास्त्र आदि सब कविता में लिखे गए। तो ये जो कविता का शिल्प है या कविता की जो विधा है, वो एक तरह से मनुष्य की सभ्यता के इतिहास में आदिम विधा है। गद्य तो बहुत बाद में आया। सारा कुछ कविता में ही होता आया था गद्य के पहले। इसलिए जो कविता का संबंध है सच्चाई से, वो जटिल है। वो सच्चाई को व्यक्त और विन्यस्त भी करती है, उसमें कुछ जोड़ती भी है और उसमें कुछ इजाफा भी करती है। ये कहना कठिन है कि सच्चाई अपने भीतर स्वयं कितना झांक पाती है। अव्वल तो सच्चाई इतनी बहुल है, इतनी विविध है, इतनी विपुल है कि उसको अपनी समग्रता का कोई बोध भी होता होगा कि नहीं, ये संदेह से परे नहीं है। और सच्चाई गतिशील, परिवर्तनशील तो होती है, पर वो अंतर्मुखी भी होती है, इसका कम से कम मुझे पता नहीं। कविता भाषा की वो गहराई है जहां सच्चाई अपने अंतस को, अपने अंतरंग और आंतरिकता को पहचान पाती है। सच्चाई से कविता के अलावा कई और अनुशासन भी अपना संबंध बनाते खोजते हैं। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, राजनीति, समाज व्यवस्था, ये सब सच्चाई से कोई ना कोई संबंध बनाते रहते हैं। तो कविता के साथ सच्चाई का संबंध कैसा है, कितना विशेष है, कितना अद्वितीय है, कितना अप्रत्याशित है, इस पर विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कही जा सकती है कि कविता में सच्चाई अक्सर जैसी की तैसी हूबहू नहीं आती, वो रूपायित और शिल्पित होती है। बहुत सारी सच्चाई भाषा के बाहर होती है और कविता ऐसी सच्चाई या उसके किसी हिस्से को भाषा में लाने की कोशिश करती है। और तीसरी बात कि सच्चाई के अनेक तत्व उसकी विशालता के कारण भी एक दूसरे से असंबद्ध, बेखबर होते हैं। कविता कभी कभी इन हिस्सों को अप्रत्याशित ढंग से जोड़कर
एक तरह से एक नई सच्चाई गढ़ देती है। याद करिए शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब ये तीनों, प्रात नभ यानी सुबह का आसमान, और नीला शंख, और सुबह सुबह घरेतिन द्वारा राख से लीपा गया चौका जो अभी गीला पड़ा है, ये तीन सच्चाई के अलग अलग बिंब हैं। पर शमशेर के अलावा उषा पर कविता लिखते हुए किसी और ने इनको एक साथ जोड़ा। यही वो कमाल है जो कविता करती है, यानी वो सच्चाई के ही कुछ हिस्सों को, जो अपने आप में अच्छे बुरे, सुंदर असुंदर, मोहक अमोहक जैसे भी हैं, उनको एक अप्रत्याशित संबंध में जोड़ देती है और उससे एक नई सच्चाई बन जाती है। हम जब उषा के बारे में सोचते हैं तो जो उसका सुंदर रूप है, उसके जो रंग हैं, उन सब के बारे में सोचते हैं। रात बीत गई है, बीती विभावरी, और हम जाग रहे हैं, ये सब सोचते हैं। कुछ पवित्रता का भाव भी सोचते हैं, लेकिन वो पवित्रता का भाव हम नीले शंख से जोड़ें और फिर उसके साथ, यानी एक बहुत ही शास्त्रीय बिंब बनता है नीला शंख, और उसके साथ एकदम घरेलू गृहस्थिन सच्चाई कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यही नहीं, आप और एक कविता देखें, अज्ञेय की है, छोटी सी कविता है। शीर्षक है कांपती है। पहाड़ नहीं कांपता, न पेड़ न तराई, कांपती है ढाल पर के घर से नीचे झील पर झरी दिए की लौ की नन्ही परछाई। शमशेर की कविता की ही तरह अज्ञेय की कविता पहले तो जाहिर है कि जो कांप रही है वो एक परछाई है। भले उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ कांप रहा हो, या पेड़ कांप रहा हो, या तराई कांप रही हो। तो सोचिए, कहीं ढाल पर एक घर है, उस घर में एक दिया जल रहा है, उसकी लौ नीचे झील पर जा रही है, और वो छोटी सी परछाई है जो कांप रही है। एक बात मैं आगे और कहना चाहता हूं कि कविता वो क्षेत्र है जिसमें छोटी से छोटी सच्चाई अलक्षित नहीं जाती। अब ये बिल्कुल छोटी सी सच्चाई है, इसमें कोई बड़ा भारी विचार या भाव नहीं छुपा हुआ है कि एक ढाल पर एक घर में एक दिया चल रहा है और उसकी परछाई नीचे झील तक जा रही है। लेकिन उससे उसके नन्हेपन को अलक्षित किए बिना कविता क्या कर रही है? कविता एक ऐसी सच्चाई बना रही है जिसमें पेड़, तराई,
पर्वत, घर, दिया, झील और लौ और परछाई इतने थोड़े से शब्दों में जोड़कर सच्चाई का एक ऐसा संस्करण हमारे सामने लाते हैं जो अगर ये कविता न होती तो हमने कभी न देखा होता, न सोचा। चौथी बात यह है कि जिस तरह की दुनिया बन गई है और उसमें बहुत सारे सच्चाई के तत्व जो हैं वो मनुष्य के प्रति अब उदासीन भी रहते हैं। जैसे प्रकृति, संभवतः एक युग रहा होगा जब प्रकृति से हमारा साहचर्य अधिक ऊर्जस्वित था, अधिक स्पंदित था दोनों ओर से। अब लगता है कि हमने प्रकृति के साथ इतना अत्याचार किया है कि अब प्रकृति हमसे उदासीन है। लेकिन कविता की सच्चाई, ये जो मनुष्य के प्रति उदासीन हो रहे या हो गए तत्व हैं सच्चाई के, उनको अतिक्रमित कर फिर मानवीयता के प्रति सजग करती। ये एक ऐसा काम है जो हम आसानी से पहचानते भी नहीं हैं और इसको जानते भी नहीं हैं। यानी कविता स्वयं मानवीयता के प्रति इन तत्वों को सजग कर एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की नैतिकता का पालन करती है। अब और इसलिए जो कविता में सच्चाई का रूपायन होता है वो उसका सत्यापन भी है और उसका कायाकल्प भी। कविता में जाकर सच्चाई वही नहीं रह जाती जो वो मूलतः थी, उसका कायाकल्प होता है, पर वो सच्चाई बनी रहती है इस कायाकल्प के बावजूद। इसलिए रूपायन सत्यापन भी है और कायाकल्प भी है। सच्चाई के बहुत सारे हिस्से दबे छुपे रहते हैं, अंतःसलिल रहते हैं। हमारी नजर उन पर ज्यादातर जाती नहीं, वो अलक्षित रहे आते हैं। और कई बार कविता इन हिस्सों, सच्चाई की अंतःसलिलता को सामने ला देती। वो ऐसा कर कविता कई बार शायद सच्चाई को भी अचरज में डाल देती है। जैसे सच्चाई को भी तब तक ये पता नहीं था कि ये भी उसके पास है। गालिब कहे ना, ये तब जब मैंने जाना कि ये भी मेरे दिल में था, तो शायद सच्चाई को भी पहली बार पता चलता है कि अरे ये भी उसमें था जिसका उसे पता नहीं था। जो हमने बात की जिसमें सच्चाई को भी पता ना हो वाली जो बात है, मैं आगे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा का एक अंश पढ़ के आपको सुनाता हूं, जिससे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो ध्वनियां और जो आवाजें सच्चाई में हैं अनेक अनेक स्तरों पर, उनको कविता कैसे एक साथ ले आती है। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप
थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की। अब इतने पशुओं की आवाजें, जहां तक मैं जानता हूं, हिंदी कविता में इसके पहले नहीं आई। अलग अलग पशुओं के बिंब तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो आवाजों का एक तुमुल है, जो आसपास ही कहीं कहीं है, तो ये कविता का एक बड़ा काम है, सच्चाई को भी चकित करना। हमारे तो कवि ने कहा था कि चकित है दुख, भवानी प्रसाद मिश्र के कविता संग्रह का ही शीर्षक था। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि कविता कभी कभी सच्चाई को भी चकित करती है, और सिर्फ चकित ही नहीं करती, वो जो उसकी लोकमान्य समझ है उसको भी विचलित और संशयग्रस्त कर देती है। आगे बढ़कर ये भी कहा जा सकता है कि हालांकि कविता के बाहर की जो सच्चाई है वो बहुत ही विकराल है, विशाल है, विराट है, पर उसके बरक्स कविता अपनी सच्चाई भी रचती है। वो सच्चाई से तत्व लेकर उनको ऐसे गूंथ देती है कि फिर वो सच्चाई वैसी नहीं रह जाती जैसे कविता में संगुम्फित होने के बाद वो हो गए। और कविता ये सच्चाई, अपनी सच्चाई खोजते, गढ़ते हुए, रचते हुए, अपने से बाहर जो सच्चाई है उसके विकल्प में एक सच्चाई खड़ी कर देती है। हमारे यहाँ आप महाकाव्यों की तरफ जाएं तो महाकाव्य याद करें कि तुलसीदास में राम राज्य की कल्पना है। ये राम राज्य कवि कल्पना है, ये कवि का गढ़ा हुआ एक परिसर है जहां निर्भयता, नागरिकों द्वारा राजा को अनहित करने पर टोकने का अवसर आदि है, और जो दिया हुआ निजाम है उसके विकल्प में एक अधिक समरस, अधिक समता मूलक, अधिक दिव्यता से भरा, पर नागरिकों को अधिकृत करता राज्य है। और ये कवि कल्पना जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में की है, लगभग 400 वर्ष प्रतीक्षा करती है, जब महात्मा गांधी के यहाँ वो एक राजनैतिक अवधारणा के रूप में प्रकट होता है। तो ये अलग बात है कि वैसा राम राज्य हम स्थापित नहीं कर पाए, और अब जो राम के नाम पर रोज बरोज अनाचार, अत्याचार होते हैं, उनका तुलसीदास के राम राज्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो राम राज्य एक प्रश्नवाचक लोकतांत्रिक राम राज्य है, और ये प्रश्न रोधक और लोकतंत्र के तमाम तत्वों को गायब करता हुआ, रोज हमको डराता हुआ, धमकाता हुआ जो राज्य है, राम राज्य नहीं कहलाया जा सकता। और कई बार कोशिश करके कविता
अपनी कल्पनाशीलता से रसिकों को, पाठकों को, श्रोताओं को उनकी रोजमर्रा की सच्चाई से, उसकी जकड़बंदी से मुक्त करती है, बल्कि अपने आसपास के जीवन को, सच्चाई को आप कविता में जैसा लक्ष्य करते हैं वैसा जीवन में पहले नहीं कर पाए थे। मुझे याद आती है एक कविता का अंश जो शायद मृत्युंजय उपाध्याय नाम के कवि हुए हैं, उनकी है कि बगल से गुजरती लक्ष्मणिया को देखा नहीं, चटकल की बिन्नों को बिरहा सुनाया नहीं, ठिबरी जलाई नहीं, चूल्हा सुलगाया नहीं, छूट गई नौकरी किसी को बताया नहीं। एक आदमी अपनी चाल में या झोपड़पट्टी में लौट रहा है और इतनी चीजें वो देख रहा है अपने आसपास, जबकि वो नौकरी छूटने के बाद लौट रहा है। पर ये जो चित्र है, इसमें जो एक तरफ विडंबना भी है, एक तरफ गहरी करुणा का भाव भी है, वो कविता ही कर सकती है। और किन तत्वों को वो जोड़ रही है, इस पर भी ध्यान दें। नागार्जुन की कविता है काल और उसके बाद, कई दिनों तक चूहा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कविता का मैंने कहा था एक काम ये भी है कि वो छोटी से छोटी सच्चाई को खराब नहीं जाने देती, उसको अलक्षित नहीं जाने देती। अब ये एक घर है जिसमें अकाल के बाद अन्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो न तो घर के का जो मालिक होगा, जो भी उसके पास कुछ है खाने को, और ना इन पशुओं और इन लोगों के पास है। तो कानी कुतिया सोई के पास, सोती हुई कानी कुतिया को भी लक्ष्य करती है कविता और उसको जगह देती है। आप इस पर भी ख्याल करें कि कविता के लोकतंत्र में जूते, टोकनी, खिड़की, इन सब के लिए जगह है, और नायकों, खलनायकों, इतिहास और विचार और बड़े बड़े सचों झूठों के लिए भी जगह है। आप राम को भी याद करते हैं रामचरितमानस में को पढ़ते हुए, पर आपकी भेंट निषाद से और शबरी से और जटायु से भी होती है। ये भी कहा जा सकता है कि कविता की दिलचस्पी अक्सर जो सच्चाई के केंद्र में है, जिसकी बड़ी चकाचौंध है, उसके बजाय अंधेरे में और गोधूली में और हाशिए पर जो लोग हैं या जो स्थिति है उसमें होती है। आप सोचें 20वीं शताब्दी में हिंदी कविता में कितना अंधेरा है, और अंधेरे के प्रति कितना एक तरह के खिंचाव है, उसको टटोलने का, उसको पहचानने का, उसके अंदर जो हो रहा है उसकी शिनाख्त करने का। वो चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे प्रसाद के यहाँ कामायनी में जो प्रलय का चित्र है, अंधेरे में तो मुक्तिबोध की कविता का ही शीर्षक है। तो कविता अगर रोशनी देती भी है और सच्चाई को किसी हद तक आलोकित करती भी है, तो ऐसा करने के पहले वो अंधेरे को टटोलती है, उसकी शिनाख्त करती है। वो अंधेरे को भूल कर, उसको बरका कर रोशनी नहीं देती,
वो अंधेरे में धंस कर रोशनी की दरार खोजती है। लेकिन ये बात भी हमको मानना चाहिए कि सच्चाई इतनी विपुल है, इतनी विराट है, इतना उसका विधान विस्तृत है कि वो कविता से हमेशा बड़ी ठहरती है और वो कविता के विधान में कभी पूरी तरह से समा नहीं सकती। जीवन और सच्चाई कविता से हमेशा बड़े होते हैं, वो बड़े रहे हैं और बड़े रहेंगे। हमारे समय में सच्चाई के कुछ नए रूप उभरे हैं, उन पर भी एक नजर डालना जरूरी है। सच्चाई को जानने, समझने और उसके कई तत्वों को फैलाने के साधन बहुत कुशल, सक्षम और सूक्ष्म हो गए। पर उन्हीं साधनों से ये विडंबना है कि सच्चाई को ढांपने, छुपाने, छद्म और कृत्रिम सच्चाई गढ़ने के लिए भी किया जा सकता है और इस समय तो भारत में धड़ल्ले से किया जा रहा है। ये जो सच्चाई को ही कृत्रिम सच्चाई का एक संस्करण बनाने की जुगत या जुगाड़ है, उसके चलते, उसके रहते सच्चाई का संबंध से कविता का संबंध एक तरह की जासूसी का संबंध हो जाता है। कवि सच के जासूस होते हैं। ऐसे समय में मुक्तिबोध ने तो आत्मा का गुप्तचर पद का इस्तेमाल किया है और मैं समझता हूं कि उनका दोहरा आशय था, आत्मा की ओर से गुप्तचरी और स्वयं आत्मा की गुप्तचरी। तो ये जो जासूस होने का, गवाह होने का जो जो कर्तव्य बनता है एक तरह का कविता और कवि का, वो सच्चाई को झाड़ झंखार, चकाचौंध और कृत्रिमता से अलग कर दर्ज करने का। सच्चाई को कविता की जरूरत नहीं है ऐसा आमतौर पर माना जाता है। सच्चाई को क्या जरूरत है, सच्चाई अपने इतने सारे उसके तत्व हैं, साधन हैं, उसको सच्चाई कविता जैसी एक, लेकिन सच्चाई को स्वयं अपने को कई बार बचाने के लिए, अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए कविता जैसे प्रयत्न की जरूरत होती है। राजनीति, धर्म, मीडिया, बाजार, इन सब ने एक विचित्र और अभूतपूर्व गठबंधन के माध्यम से सारी सच्चाई को राजनीति का एक तरह से गुलाम बना दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति घुसपैठ कर रही है। ऐसे में कविता ये जो आभासी संसार बन रहा है, जो जुमलों, झांसों, कभी न पूरे किए जाने वाले वायदों की दुनिया बनती है, उनकी सच्चाई बनती है,
वो उसकी व्याप्ति और प्रभाव और लोकप्रियता के बावजूद कविता उसको प्रश्नांकित करती है, उसका प्रतिरोध करती है। वो जीवन के उस हिस्से को भी आलोकित और अन्वेषित करती है जो राजनीति की सर्वग्रासिकता से फिर भी बचा हुआ है। हमारा प्रेम बचा हुआ है, हमारी ईर्षाएं लालसाएं बची हुई हैं, हमारे संबंध बचे हुए हैं। उन पर भले बहुत काली छाया है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी मानवीयता का बहुत सारा हिस्सा राजनीति की सर्वग्रासिकता से बचा हुआ है। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है सच्चाई का, कविता उस बचे हुए हिस्से को देखने का, उसका उसका एक एहसास कराने का और हमको राजनीति की सर्वग्रासिता से इस तरह मुक्त कराने का प्रयत्न भी कर रही है। इस बीच सच्चाई में कुछ जो बड़े परिवर्तन हुए हैं, उनमें से एक परिवर्तन है ऐसे तबकों का कविता में आना, बोलना, मुखर और सक्रिय होना, जो सदियों से दुर्भाग्य से कविता के परिसर से बाहर रहे। मेरा आशय है दलितों, स्त्रियों और आदिवासियों के कविता के भूगोल में दाखिल होने का। इसने सच्चाई की हमारी समझ को बदल दिया है, या कि हम कहें जो सच्चाई थी और जो हमसे बावजूद सारी ईमानदारी के अनदेखी रह जाती थी, असंबोधित रह जाती थी, उस सच्चाई को हमारे सामने ला दिया दलितों ने और स्त्रियों ने और आदिवासियों ने। और ये हमारी अपनी मानवीयता का, कविता की मानवीयता का और कविता के लोकतंत्र का बहुत ही क्रांतिकारी विस्तार है। इस पर बहस हो सकती है कि स्त्री अनुभव के सबसे प्रामाणिक रूप क्या स्त्री लेखिकाएं ही व्यक्त कर सकती हैं? दलितों की यंत्रणा, व्यथा और दारुण स्थिति का बखान क्या सिर्फ दलित ही कर सकते हैं? या कि आदिवासियों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है और दूसरी तरफ उनका प्रकृति के साथ जो समरस तादाद में है, क्या उसकी अभिव्यक्ति आदिवासी ही कर सकते हैं? तो ये इन पर अलग बहस हो सकती है। और लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कविता का सच्चाई से जो संबंध है वो सीधा साधा संबंध नहीं है। वो ऐसा संबंध नहीं है जिसको मैं एक व्याख्यान में या एक वक्तव्य में पूरी तरह से समेट सकूं। एक तो मेरी बौद्धिक क्षमता भी सीमित है और दूसरे सच्चाई इतनी अपार है और कविता भी इतनी विविध है। तो एक बार फिर इस बात पर लौटे और हम कबीर पर लौटना चाहते हैं अब, क्योंकि मेरी एक बहुत प्रिय पंक्ति है, ताते अन चिन्हार में चीना। और वो कबीर के इस पद से है, सतगुरु सोई दया कर दीना, ताते अन चिन्हार में चीना।
कविता का एक काम उसको पहचानवाना है, उसको चिन्हवाना है जो अनचिन्हार रहा आया था। और कबीर इसमें आगे कहते हैं, बिन पग चलना, बिन पर उड़ना, बिना चूंच का चुगना, बिना नैन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुनना, चंद न सूर दिवस नहीं रजनी, तहां सुरत लव आई, बिन अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई, जहां हर्ष तहां पूर्ण सुख है, यह सुख का सो कहना, कहे कबीर बल बल सतगुरु की, धन शिष्य का लहना। तो बहरहाल कबीर तो सतगुरु को धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोगों को शायद कविता को का आभार मानना चाहिए कि वो हमें ये सब सच्चाई में देख पाने के लिए प्रेरित करती है जो हम अन्यथा न देख पाते। इसी पक्ष को एक दूसरे पद में कबीर कहते हैं, इस घट अंदर बाग बगीचे, इसी में सृजन हारा, इस घट अंदर सात समुंदर, इसी में नौलख तारा, इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा, कहत कबीर सुनो भाई साधु, इसी में साईं हमारा। ये जो एक घट के अंदर, अपनी शरीर के अंदर ही सब कुछ को पा सकना, ये कोई आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, ये काव्य अवधारणा भी है। एक छोटी सी चीज के अंदर कितनी विशालता संभव है, एक छोटी सी सच्चाई में कितना विराट सत्य रूपायित हो सकता है, ये बात हमें कविता सिखाती है। और यही करके वो हमें सच्चाई से ज्यादा नजदीक ले जाती है, सच्चाई को समझने और उसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार। जी शुक्रिया अशोक जी। मित्रों, हम लोगों ने कविता का पक्ष की इस दूसरी कड़ी में आदरणीय अशोक वाजपेयी जी को सुना। सच्चाई और कविता के एक जो अंतर संगठन का वितान है, उसके विभिन्न पक्षों पर उन्होंने सोदाहरण बातचीत की। कविता को लेकर और किस तरह से कविता की भूमिका हो सकती है, बिना किसी अतिरंजना के उन्होंने बात की। कविता की भूमिका बहुत बड़ी है और यह जब कवि कह रहा है तो यह जान रहा है कि सच्चाई की दुनिया कितनी विशद है। उस सच्चाई की दुनिया में संभव है कि कविता कहीं किसी कोने में पड़ी हुई हो, मगर उस कोने में पड़ी हुई कविता भी जैसे दिए की लौ है। जिस कविता का आज जिक्र हुआ, गे की कविता का, कि पहाड़ में एक देहरी पर जो दीपक जल रहा है और उसकी लौ नीचे झील में कांप रही है। तो कविता की जगह जितनी हो, वह उतनी ही जगह में, उतनी ही परिधि में कैसे सच्चाई को भी चौंका सकती है, अशोक जी ने इस ओर भी हमारा ध्यान दिलाया। रूपायन, सत्यापन और कायांतरण भी है। सच्चाई कविता में रूपायित होकर क्या क्या बनती है,
इसे भी बतलाया। और सबसे बड़ी बात कि सच्चाई, या कहिए जिसे अशोक जी ने लोकमान्य समझ कहा, कविता उस लोकमान्य समझ को भी विचलित और संशयग्रस्त करती है। तो एक बेहद एक्साइटिंग, इंटाइसिंग चर्चा रही, बालकृति के शब्दों में अगर कहें। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, कई कवि आलोचक जुड़े हुए हैं, भावक पाठक जुड़े हुए हैं, कविता के साथ अपनी दिनचर्या को जीने वाले लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी, प्रभा मिश्र जी, राजेश गनोदवाले जी, बाल कीर्ति, पूनम सिंह, अंशुमति, मिथिलेश शरण चौबे जी, मदन बिष्ट जी, और भी कई लोग, कुछ एक के नाम यहां छूट भी रहे होंगे। तो एक अच्छी चर्चा रही मित्रों। और मैंने कहा था, मैंने यह बात कही थी कि पिछली कड़ी में, पहली कड़ी में जो यूट्यूब पर प्रतिक्रियाएं आई थी, उनमें से कुछ एक प्रतिक्रियाओं को हम यहां रखेंगे। मगर उससे पूर्व अशोक वाजपेयी जी की ही एक कविता सुनते हैं। उसमें भी सच्चाई की बात आती है, और सच्चाई की बात तलखी से आती है। और वह तलखी इसलिए कि हम सच्चाई से कैसे दूर हो रहे हैं। और जब हम सच्चाई से दूर होते हैं, उदासीन होते हैं, तो कविता हमें किस तरह लताड़ती है, किस तरह आईना दिखलाती है, यह कविता इसका भी उदाहरण है। जो बात अभी वे कह रहे थे कि कविता एक साथ विडंबना और करुणा दोनों को साधती है। जब हम विडंबना को उठाते हैं कविता में, तो करुणा सहज ही उपज आती है। तो आइए अशोक वाजपेयी जी की इस कविता को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है अब हम। अब हम, क्योंकि यह वर्षांत का भी मौसम है, हमें अपने भीतर उतरने, झांकने का भी मौसम है। तो आइए इस कविता को सुनते हैं, अब हम। मैं सुनाता हूं। अब हम ऐसे समय में आ गए हैं कि झूठ को सच की तरह देख सकते हैं। उज्जवल, अदम्य और स्पष्ट। जो असल में सच है, वह हमारे समय में पिछड़ता जाता है, और उसे दृश्य से बाहर हकाले जाते देखना हमने बंद कर दिया है। कई देशज शब्द भी अशोक जी के यहां आते हैं। आज उस वक्तव्य में भी वह शब्द हमने देखा, बरकाना, बुंदेलखंडी का शब्द बरकाना, अवॉइड करने के सेंस में, टालने, परिहार करने के सेंस में। यहां भी देख रहे हैं हकाला जाना, बाहर हकाले जाते देखना। वह हमारे समय में, जो असल में सच है, वह हमारे समय में पिछड़ता जाता है, और उसे दृश्य से बाहर हकाले जाते देखना हमने बंद कर दिया है। सच अब हमारे भरोसे या सहारे नहीं है। सच अब हमारे भरोसे या सहारे नहीं है, और हम राहत महसूस कर रहे हैं। और हम राहत महसूस कर रहे हैं कि हमें उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता। हमें अब किसी अदालत में हलफ नहीं उठाना है, क्योंकि अदालत ने जैसी तैसी गवाही पर यकीन कर हमें दोषी नहीं पाया। हमने नरसंहार दूर से देखा,
हमारे साफ धुले कपड़ों पर खून का एक दाग भी नहीं। जब वह सब हुआ तो मौके पर हम मौजूद नहीं थे। हमारा न होना साबित है, अपने होने को साबित करने की हमें अब दरकार नहीं। हम बदलाव चाहते थे और खुशकिस्मती से दुनिया भी ऐसी बदल गई कि सच का भय जाता रहा। हम कर्मठ लोग हैं, हम कर्मठ लोग हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, उसके फल में नहीं। हमारी कार से कोई पिल्ला दब जाए तो हमें दुख जरूर होता है कि ड्राइवर ने सावधानी नहीं बरती, पर हमें जल्दी होती है कहीं वक्त पर पहुंचना। ऐसी छोटी सी वारदात के लिए रुकने से ज्यादा जरूरी होता है। वैसे अब हमें सच की खास जरूरत नहीं। झूठ से काम अच्छा निकलता है, झूठ से काम अच्छा निकलता है। वह सच जैसा अड़ियल भी नहीं, वह सच जैसा अड़ियल भी नहीं। तो कैसे हमारा आज इस कविता में रूपायित हो रहा है, कैसे कवि हमारी उदासीनता को, हमारी विलासिता को प्रश्नांकित कर रहा है, हमें आईना दिखला रहा है। तो मित्रों, कविता का पक्ष की यह दूसरी कड़ी भी संपन्न होने जा रही है। कविता का पक्ष नाम से YouTube चैनल है, उसे आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। रविवार्ता का ही उपक्रम कविता का पक्ष एक पाक्षिक कॉलम, और फेसबुक पर भी रविवार्ता नाम से जो पेज है उसे भी फॉलो कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पहली कड़ी में कुछ एक प्रतिक्रियाएं जिन मित्रों की मिली, मैं उनमें से कुछ प्रतिक्रियाओं को यहां पर रख रहा हूं। लेखक पत्रकार सूर्यनाथ सिंह जी ने प्रतिक्रिया दी, बहुत जरूरी आयोजन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नीलीम कुमार जी ने लिखा, ग्रेट पोएट्स ग्रेट स्पीच। चूंकि यह ईमेल से यह जो है प्रतिक्रिया आती है, लेकिन मैं समझ रहा हूं, कुछ का तो अंदाज लगा पा रहा हूं। मदन लाल जी जो मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई बनारस से, कविता जीवित रहेगी। एक और हैं जिनका ईमेल आईडी है @HBJ1969, उनका नाम यहां पर नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया आई, अशोक जी बहुत ही विस्तार से चीजों को समझाते जाते हैं कि सुनने वाला सुनते ही समृद्ध हो जाता है। और मैं भी मानता हूं कि ये वक्तव्य दरअसल में कविता के वर्कशॉप सरीखे ही हैं। इतनी तरह की बातें और इतने सरल ढंग से उदाहरणों के साथ, कविता की पंक्तियों के साथ जब व्याख्या होती है तो सभी को इससे कुछ न कुछ हासिल होता है। कवि को भी, कवि प्रेमी को भी, कविता प्रेमी को भी। सरोज कौशिक जी की भी प्रतिक्रिया यहां दिख रही है, अशोक जी कविता जगत के स्तंभ हैं। एक और प्रतिक्रिया है,
और प्रश्न भी है। मैंने अशोक जी को यह प्रश्न भेजा था, लेकिन संभवतः आगे की किसी कड़ी में वे इसका जवाब देना चाहें। @आर्या GK4NY, मैंने नाम पूछा था प्रतिक्रिया में, लेकिन नाम नहीं मिल पाया। उनका एक प्रश्न है और प्रतिक्रिया भी मैं पढ़ता हूं। श्रृंखला शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न अशोक जी से यह है कि आज के समय में जब इंसान को इतने सारे गैजेट्स ने घेर लिया है, तो इस तकनीक के पक्ष का कविता पर क्या प्रभाव हुआ है? यह प्रश्न है आर्या जी की ओर से, और मैं चाहूंगा कि इस पर अपनी बात अशोक जी रखेंगे जब उन्हें सुविधा होगी आगे की किसी कड़ी में। और तकनीक की इन सुविधाओं का ही कुछ लाभ उठाते हुए हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो जहां बैठा हुआ है वहीं इस कार्यक्रम को सुन भी रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कविता का पक्ष की तीसरी कड़ी में मिलेंगे। शीघ्र ही मिलते हैं। और आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पाक्षिक कॉलम है, तो अगला रविवार 17 को नहीं, उसके बाद का जो रविवार है 24 दिसंबर को हम लोग मिलेंगे। 24 दिसंबर को तीसरी कड़ी के साथ, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले, इसी वक्त, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।